तो बच्चों, आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स। यह आपके डेली जो आपकी लाइफ है उसमें आपको काम देगी और यह चैप्टर तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको खुद लगेगा कि आपके जीवन शैली में बदलाव आ गया, आपके खान पान में बदलाव आएगा, आप रोजमर्रा की चीज़ों को विज्ञान के नज़रिए से देखने लगेंगे। इसलिए इस चैप्टर को बड़े सावधानी से पढ़िए। मैं धीमे धीमे ही पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक को क्लियर करता चलूँगा, लेकिन आप जल्दबाजी मत करिएगा। इस चैप्टर को एक बार दो बार जब तक पूरी तरह ना समझ में आ जाए तब तक पढ़िए। जैसे देखिए, इसमें जब इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो कम से कम 10-20 प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, जो डेली लाइफ में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जब खाना खाते हैं और आपके शर्ट पे सब्जी गिर जाए तो सब्जी में हल्दी रहती है और फिर जब आप उसको साबुन से धोते हैं तो देखते हैं लाल कलर हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? या आप कहीं पार्टी में गए और भोजन ज़्यादा कर लिए, तो जब भोजन ज़्यादा कर लेते हैं ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ओवर ईटिंग आती है तो उस समय आपको क्या लेना चाहिए? माने कोल्ड ड्रिंक पिए कि नींबू का रस पिए कि खाने वाला सोडा यूज करें? तो आप कंफ्यूज में रहते हैं और जैसा लोग कहते हैं कि ये पी लो आराम मिल जाएगा, आप वो ले लेते हैं। आप अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं कर पाते क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि किस समय क्या लेना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। फिर आप एक बहुत ऐतिहासिक टॉपिक है गांधी जी के फोटो को आपने देखा होगा कि उनके दांत क्या है, गिर गए थे। जब भी उनकी तस्वीर देखिए तो आपको दांत गिरे नजर आएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है उसका भी मैं जवाब दूंगा। उनकी खान पान की आदतों की वजह से हुआ था, लेकिन क्या वो ज़्यादा खा लिए थे कि हो गया था? और दांत में क्या पाया जाता है, तो आप उससे भी समझ में आपको आएगा कि क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई भी आपको कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, जैसे मधुमक्खी काट ले या वर्रे काट ले, वास्प काट ले, तो उस समय कौन सा चीज़ मिलाना चाहिए? नींबू रगड़ना चाहिए, सिरका रगड़ना चाहिए कि खाने वाला सोडा लगाना चाहिए? तो इन सब बातों का जवाब इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह मिलेगा। और मैं एक एक करके बताता चल रहा हूँ। एसिड बेस साल्ट ये आया कहाँ से, क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है, इसके पहले समझिए। आप जानते हैं जो शुरुआत हुई है मैटर क्या है ये आप जानते हैं कि जो स्पेस घेरे और जिसके पास मास हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर दो भागों में बटा रहता है। मैटर जो है कितने भागों में बांट दीजिए आप? 2 भाग में बांट दीजिए। प्योर, इम्प्योर या मिक्सचर। प्योर पी और ये है मिक्सचर। प्योर जो पदार्थ होते हैं ये एक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और ये जो मिक्सचर होते हैं ये 2 या मोर देन 2 वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और ये मिक्सचर जो होते हैं 2 आर मोर देन 2 पार्टिकल्स। प्योर जो पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, इनको फिर आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एलिमेंट और ये होते हैं कंपाउंड्स। बेटा एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनता है? एलिमेंट में आप जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में 115-16 जो तत्व हैं वो सब क्या है? एलिमेंट है। वह एक प्रकार के कणों से मिलके बने हुए हैं, या आप कह सकते हैं एक प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं। कंपाउंड्स कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनता है। यानी इसमें कणों की संख्या
जो होती है या तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से बनेंगे, या समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। और इसका जो सबसे बेसिक कण होता है ये भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। इसके बेसिक कण को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड का सबसे बेसिक कण मॉलिक्यूल्स है, और एलिमेंट्स का सबसे बेसिक कण जो होगा वह या तो एटम्स होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूल्स कब होगा, जैसे Br2, सेम प्रकार के जब एटम यूज होते हैं तो एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि एलिमेंट्स Br के रूप में नहीं रह पाता, Br2 के रूप में रहता है। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के हैं और इसके बेसिक कण मॉलिक्यूल्स हैं। यानी ये सब, ये भी और ये भी दोनों एक प्रकार के कण हैं। मॉलिक्यूल्स को एक प्रकार का कण माना जाएगा। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो ये जो कण बनता है, जैसे H2O का कण बना बेटा, तो O और H, तो ये H2O एक कण है। ये मत सोचिएगा कि तीन कणों से मिलकर बना है। तो H2O क्या है, एक कण है, क्योंकि ये एक निश्चित नियम से बनते हैं। इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित रहता है। तो ये एक कण की बात व्यवहार करते हैं। लेकिन मिक्सचर में आप फिर पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सॉल्यूशन है, कोलाइड है, ये सब आएंगे, उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे। फिर तो कंपाउंड ही जो है यही आपके एसिड, बेस और साल्ट के रूप में मिलते हैं। कंपाउंड फिर किस रूप में मिलते हैं, इसको भी आप बंटवारा कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड, बेस, साल्ट। लेकिन हम यहाँ पे केवल इतना आपको बताएंगे कि कंपाउंड्स चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ये तीन कंपाउंड्स मिलेंगे, एसिड्स, बेस और साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट। एसिड जो है ये क्या होते हैं, इसको आपको जानना है, बेस क्या है और किस प्रकार से साल्ट का निर्माण होता है। एसिड को जानने के लिए, और इस कंपाउंड हमने बताया मॉलिक्यूल्स कैसे बना, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलने से कंपाउंड बना, तो इसका मतलब एसिड भी वही है, इन्हीं का पार्ट है। तो एलिमेंट से कंपाउंड का डिफरेंस तो हमको समझ में आता है, लेकिन अब कंपाउंड में ही एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, साल्ट, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको आपको जानना है। इसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी कंपाउंड वाली है, यानी बेसिक तो ठीक है, लेकिन इनके मध्य क्या अंतर है, इनके गुणों के आधार पे हम इनका बंटवारा करेंगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है। तो 115 जो तत्व हैं डिफरेंट प्रकार से मिलके एसिड, बेस और साल्ट बनाते हैं। लेकिन एसिड, बेस, साल्ट जानने के पहले एक टॉपिक हम और बताएंगे, इंडिकेटर, जो इनको पहचान कराता है कि ये एसिड है, ये बेस है और ये साल्ट है। उसकी पहचान करने के लिए आपको इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। तो हम इस चैप्टर में बेटा 5-6 वीडियो में बनाएंगे। पहला टॉपिक जो बनाएंगे और जो भी आपके सामने आएगा, इंडिकेटर, इंडिकेटर्स। दूसरा जो बनाएंगे पूरा एसिड्स के बारे में, आपके जितना भी कोर्स में है और कंपटीशन में भी जो आता है, हाई स्कूल, इंटर या कंपटीशन किसी भी पीसीएस, आईएएस में जनरल आता है, वो सब बताया जाएगा एसिड के बारे में। तीसरे वीडियो में हम बेस के बारे में आपको बताएंगे। चौथे में हम साल्ट के बारे में बताएंगे। और यहीं पे चौथे के बाद पांचवें में या चौथे में ही एक पीएच का हम अलग से बताएंगे, क्योंकि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे सब आधारित है। तो और साल्ट्स का जो आपका ये वीडियो चलेगा, इसमें कम से कम 2 वीडियो चलेंगे, क्योंकि 3-4 साल्ट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 5 प्रकार के साल्ट्स पढ़ने हैं, तो 2-3 वीडियो उसके बनेंगे। इस प्रकार से ये 8 वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, और आप केवल आप इसको ध्यान से पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब शुरू करिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं।
इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का हिंदी है बेटा सूचक। तो सूचक क्या होते हैं इसको समझना है आपको। इंडिकेटर्स वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, उनसे रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद बताते हैं कि ये आपका पदार्थ अम्ल है और यह पदार्थ आपका क्षार है। तो इंडिकेटर्स की परिभाषा यदि आप समझना चाहिए तो इंडिकेटर्स दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान बताते हैं। कैसे बताते हैं? कलर परिवर्तन द्वारा, रंग परिवर्तन द्वारा, या कहने का तात्पर्य ये है कि सूचक ऐसे पदार्थ होंगे जब इनको आप अम्ल और क्षार में डालेंगे, जैसे सूचक को आपने एसिड और बेस दो पदार्थों में डाला तो इसका मतलब सूचक ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो दोनों पदार्थों में इनका बिहेवियर अलग अलग शो करे, तभी तो हम अंतर कर पाएंगे कि यह एसिड है ये बेस है। यानी एक ही पदार्थ इसके साथ अलग बिहेवियर शो करे, इसके साथ अलग बिहेवियर शो करे, और ऐसा करते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार द्वारा अलग अलग गुण दिखाते हैं। यह अलग गुण कभी रंग परिवर्तन अलग अलग दिखाएंगे, उसके द्वारा निर्धारित होगा, कभी इनके गंध द्वारा निर्धारित होगा। तो इस प्रकार से ये सूचक का काम करते हैं, यानी ये सूचना देते हैं कि हमारा जो पदार्थ है वह एसिड है कि बेस है। तो आप डिफिनीशन चाहे तो लिख लें कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और आप कितने इंडिकेटर्स जो आपके डेली लाइफ में है उसको भी मैं बताऊंगा, और जो यूज के हैं जो आपके काम के हैं उन सबको बताऊंगा। तो सूचक हमने बताया कि सूचक वह दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है जो अभिक्रिया के दौरान अम्ल और क्षार की सूचना देता है। यानी वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार की हमको सूचना दे उसको हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स। यह सूचना वह अपने रंग परिवर्तन द्वारा भी दे सकता है, अपने गंध द्वारा भी दे सकता है। तो इंडिकेटर्स में आपको 3-4 इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इंडिकेटर है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ये इंडिकेटर आपको जानना है क्या है। दूसरा जो आपका है फिनाप्थलीन HPH, और तीसरा जो है मेथिल ऑरेंज। ये शार्ट फॉर्म लिखने का है तरीका। उसके अलावा बेटा 2 और इंडिकेटर हैं जो कि आप यूज करते हैं। एक हल्दी, हल्दी को भी आप यूज करते हैं। हल्दी का क्या नाम है? टर्मरिक, हल्दी। और उसके अलावा पत्ता गोभी, रेड कैबेज, रेड कैबेज। इन सबको हम एक साथ इसलिए रख रहे हैं कि ये सभी अभी आप देखेंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान रंग परिवर्तन द्वारा ये पांचों चीजें देंगी। ये पांचों सूचक जो है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें ये दोनों जो हैं ये सिंथेटिक है, मैन मेड है, और इसको ये 3 तो पहला, चौथा, पांचवा क्या है? नेचुरल है। नेचुरल का मतलब प्रकृति से प्राप्त हुआ है। तो इसको आप और बंटवारा करिए। हम इसको 3 भाग में बांट लेते हैं कि एसिड में इसका कलर कैसा होगा, बेस में कैसा होगा, और न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको नहीं दिया जाता लेकिन आप इसको भी जानिए। इसको देखने के पहले बहुत बच्चे परिचित नहीं होंगे कि लिटमस पेपर कैसा है, तो मैं मार्केट से आपके लिए खरीद के लाया भी हूँ। थोड़ा लिटमस पेपर को आप देख लीजिए। ये है बेटा ब्लू लिटमस पेपर। ये क्या है? ब्लू लिटमस पेपर है। इसको नीला लिटमस पेपर कहते हैं। इसी प्रकार का रेड लिटमस पेपर भी आता है, नीला और रेड दोनों आता है, लेकिन दुकान पे गया तो केवल नीला मिला, तो आप इस नीले वाले लिटमस पेपर को देखिए। नीला लिटमस पेपर जो होता है ये बेसिक होता है, यानी बेस, इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। जब इस पे कोई भी एसिड आप गिराएंगे, कोई भी एसिड
एसिड आप जानते हैं, जैसे आप नींबू का रस पिए, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो इसका जो नीला कलर होता है वो क्या हो जाएगा, लाल। देखिए जैसे अभी हम नींबू है, नींबू से आपको दिखा रहे हैं, एक बूंद नींबू गिरा रहे हैं। देखिए नींबू गिराते ही अम्ल पे पड़ा तो ये क्या हो गया, रेड। यदि इसी को अब हम कोई क्षार का मतलब जैसे खाने वाला सोडा ले लें या NaOH, अगर NaOH गिरा है तो ये लाल कलर पुनः नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंडिकेटर इसको कहते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट कर दिया कि हमारा जो पदार्थ है वो क्या है, अम्लीय है। तो एसिड क्या है, जब लिटमस पेपर पे एसिड को डाला जाता है, लिटमस पेपर बेस कलर में यानी बेसिक नेचर में ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। और एसिड वाले नेचर में जब आएगा तो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। और न्यूट्रल कलर ये नहीं दिया रहता, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है कि लिटमस पेपर का न्यूट्रल कलर कैसा होता है, तो ये पर्पल होता है। पर्पल जो होता है बैगनी से हल्का थोड़ा होता है, नीला में ही आएगा, लेकिन पर्पल कलर क्या होगा, हल्का हो। तो लिटमस ये कहाँ से मिला, लिटमस जो होता है रंगों का मसाला होता है, एक प्रकार का डाई होता है। ऐसा नहीं है, लिटमस पेपर जो अभी ये आपको हमने दिखाया, ये एक प्रकार से फिल्टर पेपर है जिसमें एक लाइकेन नाम का पौधा होता है। लिटमस ये जो मिलता है ये लाइकेन का मतलब होता है काई। आप देखे होंगे कि पुराने पेड़ों पे काई जम जाती है हरी हरी रंग की, तो वही लाइकेन थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसमें से उसके रस को निकाल लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट को निकाल के कागज पे अवशोषित करा देते हैं। किस पे अवशोषित कराते हैं, कागज पे, और कागज पे अवशोषित करा देते हैं तो वही हो जाता है आपका लिटमस पेपर। उसको फिर हम बेसिक बना देते हैं। बेसिक जब बनाते हैं तो हमारा लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है, इस तरह का, और इसी को हम रेड बनाते हैं तो लिटमस पेपर हमारा रेड हो जाता है। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे कोई अम्ल डालेंगे तो वह रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर पे यदि हम कोई क्षार डालेंगे तो ब्लू बदल जाएगा। इसका मतलब रेड से ब्लू, यानी अम्ल डालने पर लिटमस पेपर जो नीले कलर का होगा वह किस में बदल जाएगा, रेड में, और क्षार डालने पर रेड कलर का यदि लिटमस पेपर होगा तो किस में पहुंच जाएगा, ब्लू में। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आप क्षार डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि वो तो खुद ही क्षारीय है। उसी प्रकार से रेड लिटमस पेपर पे कोई एसिड डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि रेड लिटमस पेपर पे अभी हम क्षार डाल दें तो वही जो लिटमस पेपर रेड हुआ है वह तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। तो इस प्रकार से लिटमस पेपर काम करता है, एसिड और बेस की पहचान करता है। उसी प्रकार से फिनाप्थलीन है। फिनाप्थलीन जो होता है एसिड कलर में, माने इसका नेचर एसिडिक होता है। इस कंबाइंड अवस्था में, संयुक्त अवस्था में जो फिनाप्थलीन होता है वह एसिडिक होता है और कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब लगेगा पानी है, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे। कलरलेस, लैब में जाइए तो इंटर के लैब में आपको मिल जाएगा, यानी कोई कलर नहीं है, लगेगा जैसे पानी का कलर रंगहीन होता है। और यही कलर इसका न्यूट्रल में भी रहेगा, यानी यहाँ पे भी अभी ये टूटेगा नहीं। अभी हम आपको क्रियाविधि भी समझाएंगे कि कैसे HPH कलर देता है या लिटमस पेपर कैसे कलर देता है। पहले आप चार्ट को समझिए। HPH एसिड अवस्था में कलरलेस, न्यूट्रल अवस्था में कलरलेस, यहाँ पे इसका कलर पिंक हो जाता है। पिंक माने गुलाबी। मेथिल ऑरेंज येलो कलर का होता है और बाई नेचर इसका नेचर बेसिक होता है। MeOH के रूप में ये क्या होता है, बेसिक येलो कलर है, और येलो कलर से ये रेड कलर में चेंज होता है। बेस से जब एसिड अवस्था में आता है इसका pH चेंज किया जाता है तो ये रेड हो जाता है, लेकिन न्यूट्रल कलर येलो के बाद ऑरेंज आता है न्यूट्रल में, और न्यूट्रल के बाद रेड आता है। इसी प्रकार से टर्मरिक आप जानते हैं हल्दी,
जब आप खाना खाए और कभी आपके सफ़ेद शर्ट पे गिर गया और आप उसको साबुन से धोए होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि रेड हो जाता है, यानी वह टर्मरिक जो होता है सामान्य अवस्था में साबुन में क्या होता है, क्षार होता है। इसका मतलब साबुन वाले के साथ रेड दे दिया, यानी बेसिक अवस्था में आने पे क्या है, लाल कलर। और एसिडिक अवस्था में येलो होता है, एसिडिक अवस्था में क्या होगा, येलो। और न्यूट्रल अवस्था में भी येलो होगा, न्यूट्रल अवस्था में भी क्या होगा, येलो। इसीलिए जब आप साबुन से धोए और रेड कलर हो गया तो फिर आप पानी से ही धो देंगे तो वह येलो कलर में चला जाएगा, धीमे धीमे उसका कलर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। रेड कैबेज, रेड कैबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी। आप देखे होंगे तो ये लाल वाली पत्ता गोभी है। तो रेड, जब आप पत्ता गोभी लेते हैं तो इसका कलर जो होगा एसिड अवस्था में रेड होगा। कैसा होगा, रेड। और यह चेंज हो जाएगा ग्रीन में और पर्पल होता है। इसका जो न्यूट्रल अवस्था होगा वह पर्पल। जो लिटमस पेपर का होता है रेड, यहाँ ब्लू तो यहाँ ग्रीन, यहाँ पर्पल, यहाँ पर्पल। तो इस प्रकार से बेटा ये 5 है, इसमें से 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको हमेशा याद रखना है, ये चाहे आप भले भूल जाएं, लेकिन ये ज़्यादा याद रहेगा। पता चला ये आप भूल जाते हैं, तो इसको याद करने का तरीका आप समझ लीजिए। लिटमस पेपर बेस में ब्लू, यानी बेसिक अवस्था में कैसा है, ब्लू। केवल एक पकड़े रहिए, लिटमस पेपर बेसिक तो ब्लू, क्योंकि आपको ब्लू और रेड ही लिटमस पेपर मिलेगा। तो बेसिक में जब ब्लू है तो इसका मतलब एसिडिक में क्या होगा, रेड। HPH कलरलेस होता है एसिडिक में, तो बेसिक में ये पिंक कलर हो जाता है। मेथिल ऑरेंज एसिडिक में रेड कलर होता है और बेसिक में येलो होता है, और यहाँ पे ऑरेंज हो जाता है। न्यूट्रल कलर भले नहीं याद हो, ये कलर और ये दोनों आपको अवश्य याद होना चाहिए। टर्मरिक येलो होता है, रेड में चला जाता है बेस जुड़ने पे। रेड कैबेज रेड होता है और ग्रीन में जाता है। इस प्रकार से ये आपके कुछ इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा भी इंडिकेटर्स हैं, उसको कहते हैं गंध वाले इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर हैं ये क्या है, रंग परिवर्तन वाले। इसमें हम एसिड और बेस की सूचना कैसे पा रहे हैं, रंग परिवर्तन द्वारा। ये सूचक कहे जाएंगे, ये रंग परिवर्तन वाले सूचक हैं। कौन वाले सूचक हैं, रंग परिवर्तन वाले। अब दूसरे प्रकार का जो सूचक होगा उसको हम कहेंगे ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी का मतलब कि जिसका गंध की वजह से पहचान बता दे। इसका मतलब ये है कि एक मीडियम में उसका गंध कुछ होगा एसिड अवस्था में, और जब बेसिक अवस्था में जाएगा तो उसका गंध कुछ होगा। अच्छा, उसमें भी 2 आपको पढ़ने हैं, 2-3 हैं। जैसे प्याज है, प्याज है, उसके अलावा आप क्लोव ऑयल है। क्लोव ऑयल का मतलब है लौंग का तेल, और वैनिला। तो ये 3 हैं, तो तीनों को हम बता रहे हैं कि क्या है। पहला है आपका, ले लीजिए क्लोव ऑयल, ले लीजिए ओनियन, प्याज, उसके बाद वैनिला और क्लोव ऑयल। तो ये तीनों, इनको तीनों को हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी गंधक वाले सूचक, गंध वाले सूचक। तो ओनियन क्या होता है, प्याज। एसिड अवस्था में ओनियन का जो महक होती है वह बरकरार रहती है। जब एसिड में आप इसको मिलाएंगे तो इसकी महक रिस्टोर रहेगी, यानी जैसा ये ओनियन होता है उसकी महक वैसी ही रहेगी। तो इसमें क्या होगी, एसिड अवस्था में मेंटेन रहेगी। उसी प्रकार वेनिला की भी महक मेंटेन रहती है, और क्लोव ऑयल की भी एसिड अवस्था में महक क्या होती है, मेंटेन रहती है। लेकिन बेसिक अवस्था में, यानी बेस मिलाएंगे तो इसकी जो गंध होगी समाप्त हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पे इसकी भी, इसकी भी। अर्थात ये तीनों एसिड अवस्था में अपनी गंध को मेंटेन रखते हैं। तो कोई भी पदार्थ जब एसिड मिलाया जाएगा तो
तो इनके गंध से हम पहचान जाएंगे कि ये एसिड है, और अगर बेस मिलाएंगे तो गंधक इनका समाप्त हो जाएगा, तो उससे हम पहचान जाएंगे कि वह पदार्थ जो हमने मिलाया वो क्या है, बेस है। इसके अलावा ये कलर भी परिवर्तन करते हैं। ओनियन तो ऐसा है कि एसिड अवस्था में इसका कलर, आप होटलों में गए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें सिरका डाल देता है तो रेड कलर का होता है। अगर होटल में गए होंगे तो ज़रूर आप पाए होंगे प्याज में, तो इसका रेड कलर हो जाता है। एसिड अवस्था में क्या है, रेड कलर। वही सिरका डाले रहते हैं तो लगता है पेल रेड, गाढ़ा रेड कलर दिखता हुआ है। और जब ये क्षारीय अवस्था में जाता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। प्याज का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। तो इसका मतलब ये है कि ओनियन कलर परिवर्तन द्वारा भी सूचना देता है, और साथ में ऐसा है कि गंध द्वारा भी दे सकता है। तो ओनियन का ये दोनों गुण है, कलर द्वारा भी देना और ये। लेकिन आप ये 1, 2, 3 को याद रखना है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप केवल जानकारी के लिए समझे रहिए कि ओल्फैक्टरी क्या है। इसके अलावा बहुत नेचुरल में भी पाए जाते हैं, बहुत पौधे पाए जाते हैं, बहुत फूल पाए जाते हैं जो एसिड के प्रति उनका बिहेवियर कुछ है और बेस के प्रति उनका बिहेवियर कुछ है। तो इंडिकेटर की कमी नहीं है, हमारे वातावरण में बहुत इंडिकेटर हैं जिनसे हम एसिड और बेस की पहचान कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो काम का है हम उतने को जानेंगे। अब उसके बाद एक और इंडिकेटर है जो आपके कोर्स में है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या है, इसको समझिए। यहाँ पे आप अभी कहीं पे हमने ये नहीं बताया कि कौन अम्ल ज़्यादा तेज होगा, कौन अम्ल कमजोर होगा। अभी हमने केवल उसके गुण के आधार पर बताया कि ये पदार्थ अम्ल होगा, ये पदार्थ क्षार होगा। अब हम ऐसे इंडिकेटर की चर्चा करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो हम एसिड या बेस यूज कर रहे हैं उसकी क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब यहाँ पे ये है कि वह किस पीएच पे काम कर रहा है। पीएच अभी आप नहीं समझे हैं, लेकिन हल्का समझिए। पीएच का मतलब है कि वह जो एसिड है वह कितना H+ दे रहा है। जब वो जलीय अवस्था में आ रहा है तो कितना H+, जो जितना ही ज़्यादा H+ देगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। और चूंकि H+ से ही हम अम्ल और क्षार दोनों की गणना कर लेते हैं, इसलिए तो इंडिकेटर के रूप में हम एक और इंडिकेटर यूज करेंगे जिससे कि हमें जो एसिड और बेस है उनकी क्षमता के भी पता चले। उस इंडिकेटर को कहा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का अर्थ है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक का मतलब क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। इसको भी आपके लिए हम लाए हुए हैं। यह पीले कलर का होता है। ये है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये इसमें आप देखिए, ये जो कागज है पीले कलर का, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यहाँ आप बाहर देख रहे होंगे कि डिफरेंट कलर दिए हुए हैं कि रेड से लेके पूरा ब्लू, पर्पल, इंडिगो और ऑरेंज, ये सब दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये अम्लों को और क्षारों को उनकी क्षमता के हिसाब से बांटता है। तो ये सार्वत्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कोई एक इंडिकेटर नहीं होता, ये मिक्सचर होता है। कई माने इंडिकेटर को मिला के एक हम ऐसा इंडिकेटर तैयार करते हैं जिससे कि सभी अम्लों और क्षारों के उनकी H+ की क्षमता के आधार पे हम गणना कर लेते हैं कि उसमें कलर में क्या परिवर्तन आया। तो हम ऐसा इंडिकेटर हम बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमको जो भी, जैसे अभी इसी नींबू की हमें करना हुआ, तो हम बेटा कोई भी जिसकी जांच करना हुआ तो हम इस पे गिरा देंगे। अम्ल हो या क्षार हो तो हम ऐसे गिरा दिए। अभी आप ये देख रहे होंगे, अभी सूखेगा तो अभी इसका कलर पता चलेगा। इस कलर का तुलना हम जो यहाँ पे
ये कलर है, इस कलर से करेंगे। ये जो 14 कलर दिए हुए हैं, अभी ये सूख जाएगा, तो इसकी तुलना जब हम इस कलर से करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 के करीब आ रहा है, ये करीब ढाई आता है। 1 और 3 के बीच आपका यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ है, एक लिस्ट दी जाती है जिसमें 1 2 3 4 से लेके 14 तक पूरा बना होता है कि वह कैसा कलर देगा। तो इस कलर को उस कलर से मैच करा के हम बता देते हैं कि हमारा अम्ल कितना तेज है, प्रबल है। तो सार्वत्रिक सूचक की यही खासियत है कि सार्वत्रिक सूचक से अभी तक जो हमने सूचक यूज किए उनकी सहायता से हम केवल उसका गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। गुणात्मक का मतलब केवल हम अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, जबकि सार्वत्रिक सूचक द्वारा हम उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उसमें कितना H+ है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने बताया कि 1 से 14 तक होगा। कहां से कहां तक? 1 से लेके 14 तक। 0 भी ले लीजिए, 0 1 2 3 ये क्षमता के हिसाब से है। तो 0 1 ये जो प्रबल अम्ल होते हैं उनका pH मान कम होता है। pH मान क्या होता है? कम होता है। तो आपको pH मान भी जानना है और साथ में कलर भी समझना है। तो 3 कलर तो बिल्कुल आप समझे रहिए कि 0 और 1 यहाँ रेड कलर होता है, यानी एसिड में अभी आपने लिटमस पेपर जब देखा तो देखा एसिड अवस्था में उसका कलर क्या होता है? रेड। तो यहाँ पे भी चूंकि ये भी कई प्रकार के लिटमस माने लाइकेन को मिला के इसमें इंडिकेटर में बनाया गया है मिक्सचर, तो कलर को लगभग वही मेंटेन किया गया कि ताकि दिक्कत ना हो। तो रेड कलर और यहाँ पे ब्लू कलर होता है बेस का जो होगा। तो ये जो कंसंट्रेट होते हैं, यानी जिसका pH अभी जब pH बताएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये डाइल्यूट या Cl का है और ये कंसंट्रेट या Cl का है pH। उसी प्रकार से यहाँ पे ये कंसंट्रेट NaOH क्षार का है, ये डाइल्यूट NaOH का है। तो ब्लू कलर होगा। और जो मध्य में होगा यानी यहाँ पे ये ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन। ये बेटा बिल्कुल कलर यदि आपको पहचानना हो तो जैसे विबग्योर होता है सेम उसी प्रकार का प्राप्त होता है। VIBGYOR। उल्टा देखिए, R इधर हो गया और इधर वायलेट, ब्लू नहीं बल्कि वायलेट। यहाँ ब्लू गलत लिख दिए, यहाँ कलर जो होगा वायलेट, VIOLET। तो आप ये 3 कलर याद करिए, नहीं तो अब यहाँ वायलेट और यहाँ ग्रीन। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ इंडिगो होगा, इधर से वायलेट के बाद इधर इंडिगो होगा। इंडिगो का मतलब कि वायलेट और उसके मध्य का है, ब्लू ही कलर होता है। तो यहाँ इंडिगो हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया? ब्लू हो गया, ये लगभग ब्लू हो गया। तो ग्रीन ब्लू, इस प्रकार से इन कलर का ऐसे बंटवारा होता है। उसी प्रकार से इधर जो कलर का बंटवारा होगा, यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है, तो ग्रीन रेड। तो बीच में क्या आएगा? रेड के बगल में ऑरेंज आएगा। तो एक छोड़ के यहाँ ऑरेंज लिख लीजिए और यहाँ क्या आएगा? एक छोड़ के येलो लिख लीजिए। तो इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम इसी प्रकार का मिलता है लगभग। इधर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो अलग अलग पदार्थों का जब आप जांच करेंगे तो अलग अलग pH होता है। जैसे इधर 0 से लेके 7 तक ये सब एसिड हैं, 7 के इधर 14 तक क्या होते हैं? बेस होते हैं। जो आपके जीवनचर्या वाली है उन चीज़ों को समझ लीजिए थोड़ा। जैसे जो आप खाना खाते हैं और भोजन जो पचता है, यानी गैस्ट्रिक रस, यानी आमाशय में जो
भोजन पचाने के लिए रस होता है, उसका जो पीएच होता है 1.4 होता है। इसको कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। लेकिन जो अभी आपने नींबू देखा, नींबू का लगभग 2.5 होता है। क्या होता है? 2.5। जो आप टोमेटो देखते हैं, आप ये जानते हैं कि टमाटर हुआ, इमली हुआ या कॉफ़ी हुआ, वो सब 4 और 5 के रेंज में है। टमाटर 4 है और उसी प्रकार से इमली है, उसमें भी एसिड होता है। यानी जो खट्टे पदार्थ हैं, ग्रेप्स है, आपके अंगूर हैं, उन सब में क्या होता है? एसिड होता है। तो 4 और 5 के बीच है। जो आपका दूध है, दूध लगभग 6.5 के करीब है। और जो आप सबसे बड़ी बात, जो आप सुबह सुबह खाना खाने के बाद, यानी लाल जो होता है सालिवा, उसमें 7.4 लगभग है। और जब आप खाना खा लेते हैं तो अम्लीय हो जाता है। यानी शुरू में लाल क्या है? सालिवा। अगर कोई पूछे लाल, तो ये 7.4 के करीब है, यानी 7-8 के बीच है, यानी क्षारीय है। लेकिन जब आप ये भोजन के पहले है और भोजन के बाद इधर आ जाता है 5-6, यानी अम्लीय हो जाता है। तो इसको आपको जानना है। इसके अलावा जो टूथपेस्ट आपका है, आपका जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो क्षारीय यूज करते हैं, लगभग 8 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या डाइजीन जेल जो आप यूज करते हैं, वो सब आपका यहाँ पे आता है 13-12, इन सब रेंज में आता है, यानी क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माने जब आपको अपच हो जाता है तो आप उसको लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? अपच क्यों होता है इसको समझिए। अपच क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे अम्लीय भोजन ले लिए, आपका भोजन नहीं पचा, तो आपको इधर वाला लेना चाहिए, न कि इधर वाला। पता चला आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, यानी अम्लता आपके शरीर में है और आप उसको दबाने के बजाय न्यूट्रलाइज करेंगे, तब आपका सही होगा। क्योंकि आपका जो शरीर होता है मनुष्य का, ये 7 और 8 के रेंज में ही बढ़िया काम करता है, 7 और 8 के मध्य में। तो आपको निश्चित है कि इसके मध्य लाना है। आपने ज़्यादा अम्लीयता आपके शरीर में आ गई तो आपको इधर का मटेरियल मिला के इसको मेंटेन करना है। इसके अलावा जो 2 चीज़ और जान लीजिए, मिल्क और ब्लड। ब्लड का जो होता है वो क्षारीय होता है, करीब 7.4, यानी जो सालिवा का होता है यही आपका पीएच ब्लड का भी होता है। ब्लड और सालिवा लगभग सेम नेचर के होते हैं। और मिल्क हमने बताया कि इधर है। बच्चों 1-2 चीज़ें और हैं इम्पॉर्टेंट, जिसको हम भूल गए बताना। जैसे हनी बी, हमने बताया कि हनी बी जब काटे तो आप क्या करेंगे। तो हनी बी जब भी काटेगी तो उसका जो डंक होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, मेथेनोइक। तो वह लगभग इधर वाले रेंज में आएगा। तो इसका मतलब है कि हमको खाने वाला सोडा यानी क्षारीय पदार्थ लगाना चाहिए, तो हम क्षारीय पदार्थ लगाते हैं। लेकिन जब बर्रा काटता है तो वह बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का होगा, यानी 7 से इधर वाला वह छोड़ेगा आपके ब्लड में, तो आपको इधर वाले पदार्थ लगाने होंगे, यानी सिरका लगाना होगा जो एसिडिक नेचर का है। उसी प्रकार से अम्ल क्षार हमने बताया कि क्रिया विधि क्या है। जैसे बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे पता चलेगा कि क्रिया विधि, तो आप हल्का सा समझ लीजिए। क्रिया विधि HPH, ये है फिनाप्थलीन और ये है मेथिल RN। फिनाप्थलीन हमने बताया कि ये बाय नेचर क्या होता है? एसिडिक। एसिडिक का मतलब कि इसका कलरलेस होता है। एसिड में ये क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस कलरलेस इसलिए होता है कि ये तभी कलर देगा जब ये टूटेगा। pH माइनस का कलर पिंक होगा, तो इसका मतलब कि H+ और pH माइनस में टूटे, तो यही इसका पिंक कलर है। तो ये H+ तभी देगा जब बेस रहेगा। जब बेस रहेगा, बेस इसको हटाता रहेगा H+ को, तो ये ज़्यादा टूटता रहेगा। अगर बेस नहीं रहेगा तो HPH कंबाइंड अवस्था में रहेगा, यानी संयुक्त अवस्था में रहेगा। और संयुक्त अवस्था में इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। इसीलिए अम्लीय माध्यम में फिनाप्थलीन कलरलेस होता है और न्यूट्रल मीडियम में भी ये क्या होता है? कलरलेस, क्योंकि कंबाइंड स्टेट में रहता है। लेकिन जब आप बेस मिला देते हैं, यानी यहाँ बेसिक मीडियम जब मिलाएंगे, तो बेसिक मीडियम में ये आप देख लीजिएगा अपने चार्ट में
कि हमने पिंक बनाया है। बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, पिंक, और एसिडिक मीडियम में कलरलेस, न्यूट्रल मीडियम में भी कंबाइंड अवस्था में रहेगा कलरलेस। तो NaOH जब एसिड अवस्था में होगा, ये बेसिक अवस्था में है, बेसिक अवस्था में कंबाइंड अवस्था में होगा, और यहाँ पे इसका कलर जो होता है येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो। और जब एसिडिक अवस्था में आएगा तो OH माइनस यहाँ से क्या होगा बेटा, रिप्लेस होगा, तो Me प्लस मिलता रहेगा, और Me प्लस की वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। यानी एसिडिक अवस्था में रेड कलर, और बेसिक अवस्था में वो क्या है, कंबाइंड अवस्था में है तो येलो कलर। और न्यूट्रल अवस्था में हमने बताया है कि ऑरेंज कलर में चेंज होता है, यानी इन दोनों के बीच का कलर वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये है लिटमस पेपर। जरा समझिए, लिटमस पेपर को आप इस प्रकार से इंडिकेट कर लीजिए, H लिटमस, H लिटमस, H प्लस और Lit माइनस दिया। ये कलर आपका नीला होता है, ये क्या हुआ, नीला कलर होता है, और ये कलर जो होता है कंबाइंड अवस्था में रेड होता है। तो जब आप बेस मिलाते हो, जब आप बेस मिलाओगे तो H प्लस क्या होगा, हट जाएगा, और Lit माइनस कैसा होगा, नीला कलर। लेकिन एसिड अवस्था में ये कंबाइंड अवस्था में होगा, इस अवस्था में आ जाएगा, तो इस अवस्था में इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। तो इस प्रकार से आपको क्रिया विधि भी हमने हल्की सी बता दी कि किस प्रकार से एसिड, बेस और ये डिफरेंट माध्यम में डिफरेंट कलर देते हैं। थैंक यू बेटा। आगे का जो वीडियो होगा वह pH से संबंधित, एसिड और बेस से संबंधित, और साल्ट क्या है, ये सब डिटेल में आपको बताए जाएंगे। थैंक यू बेटा।